अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं यमन चौधरी और मैं हूं अनवार खावर। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वजीर खजाना आसद उमर बात कर रहे हैं। कम करना पड़ता है, इंपोर्ट्स को कंप्रेस करना पड़ता है, और वो इकदाम जो थे वो गवर्नमेंट को जो लेने थे वो गवर्नमेंट ने लिए, जो सेंट्रल बैंक को जो इकदाम लेने थे वो उन्होंने लिए, और उसकी वजह से बेहतरी नज़र आई। लेकिन जैसे मैं बार बार कह चुका हूँ कि अभी भी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ पहुँचने की ज़रूरत है। तो पहले से बेहतर है, लेकिन और मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद ये है कि जैसे टाइम गुजरेगा, क्योंकि इन कई एक्शंस के अंदर लैग भी होता है, टाइम लगता है रिस्पॉन्ड करने को। एक बहुत बड़ी मीशत है, 20 करोड़ की 21 करोड़ की मीशत है, कोई छोटी मीशत नहीं है, टाइम लगता है लैग। तो हम जिस तरीके से डेटा आ रहा है तो उम्मीद ये है कि बेहतरी हमें नज़र आती रहेगी। लेकिन इधर से निकलने के लिए साथ साथ ये भी ज़रूरी था कि फौरी तौर के ऊपर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अरेंज की जाए, जिससे ये बहरान जो है कोई हाथ से ना बाहर निकल जाए। और उसके लिए जो कोशिश की गई उसके अंदर गैर मामूली, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, कामयाबी हासिल हुई। वज़ीर आज़म ने लीड किया, एक क्रेडिबिलिटी है दुनिया के अंदर, और दोस्त ममालिक ने हमें इस तरीके से सपोर्ट किया जो आज तक पाकिस्तान ने पहले कभी भी नहीं देखा था। तो वो दूसरा जो हमारा फौरी तौर को, अगर आपको याद हो, तो मैं जब चाइना से हम वापस आए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने कहा था कि 2018-19 का फाइनेंसिंग गैप जो है उसकी अरेंजमेंट हो गई है, और वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनफोल्ड भी होती जा रही हैं, आप देखते जा रहे हैं, कई चीज़ें हो चुकी हैं। अभी आपको अगले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर भी मज़ीद चीज़ें जो हैं होती हुई नज़र आएंगी। सो वो हमने, सो दूसरा ये मसला प्रॉब्लम, सो इस ये दोनों काम करने से मेरे जो फौरी जो मेरा ख़तरे की घंटी बज रही थी वो रुक गई। लेकिन यहाँ तक, सिर्फ इधर तक पहुँचना तो इलाज नहीं है। इलाज तो ये है कि हम मईशत को उस तरफ लेकर जाएं कि वो जो बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तान की मईशत पे जो बार बार आते हैं, और उनका नतीजा आज ये निकला है कि दुनिया हमसे आगे निकलते जा रही है। चाहे वो सोशल सेहत के आप कोई इंडिकेटर्स देख लें, आप तालीम के इंडिकेटर्स देख लें, आप मईशत के इंडिकेटर देख लें, हर लिहाज से दुनिया पाकिस्तान से आगे जाती जा रही है। और चंद ही ममालिक शायद दुनिया के अंदर बचे होंगे जहां हमसे, और जो अगर आप मुल्क को देखें, जो पाकिस्तान के मुल्क को अल्लाह ताला ने जो जिन चीज़ों से नवाजा है, जिस तरीके की जोग्राफ़ी है, हमारी लोकेशन है, जिस तरीके के मादनियात हैं, ज़राअत है, पानी है, जो लोग हैं, अफरादी क़ुव्वत है, उस कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान यहाँ पे खड़ा हो। तो पाकिस्तान का जो असल पोटेंशियल है, जो पाकिस्तान का इंशाअल्लाह ताला एक दिन आना है उसका, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो चीज़ें जो हमें इससे रोक रही थी उसकी तरफ हमने लेके जाना है। बुनियादी तौर पे हुआ जो है, उसके अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें, 3 बुनियादी पाकिस्तान की मईशत के मसाइल रहे, 3 खसारे रहे हैं जिनसे पाकिस्तान निकल नहीं पा रहा है। कभी थोड़ी सी बेहतरी हो जाती है, थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ख़ास तौर पे अगर पिछले 30 साल देखें तो सिवाय चंद सालों के आपको तकरीबन तमाम ये 3 दहाइयों के अंदर यही आपको मसला नज़र आएगा। वो क्या है जी? हमारे जो हुकूमती अखराजात हैं वो उससे कहीं ज़्यादा हैं जितनी हमारी महसूलात हैं, तो उसकी वजह से बजट का खसारा है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है, हमारी इंपोर्ट जो है उससे कहीं ज़्यादा है, और इनमें जो फ़र्क है वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे मैं कल स्पीच में भी कह रहा था, एक ज़माना वो था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 70% इंपोर्ट का कवर कर लेती थी। आज सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि पिछले साल के अंदर सिर्फ 40% जो एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट्स तक रह गई थी, 60% का खसारा हो गया था। ख़तरनाक हद तक ये खसारा बढ़ गया है, तो इसको हमने तब्दील करना है। और तीसरी चीज़ ये है कि मईशत तरक्की उस वक्त करती है जब सरमायाकारी होती है। वो टेक्निकल डिटेल है, आइकॉर क्या चीज़ होती है, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर आप 7% सालाना की सतह के ऊपर मईशत को चाहते हैं कि उसकी तरक्की हो, क्योंकि इतनी तरक्की होगी तो हम उतना रोज़गार पैदा करेंगे, उतनी बेहतरी की तरफ जाएंगे जो हम जाना चाहते हैं, तो आपको कोई 25 से 30% के दरमियान सरमायाकारी की ज़रूरत है मईशत के हुजम के लिहाज से। पाकिस्तान इस वक्त 15-16%, 14-15-16% के ऊपर फंसा हुआ है। एक ज़माने में, आज से कोई 10 साल 12 साल पहले, हम 21-22% पे चले गए थे, वो वापस अब उसके बाद आके वही हम इधर फंसे हुए। तो ये हो नहीं सकता कि हमारी 15% जो है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो हो, जो हमारी सरमायाकारी की सतह हो मईशत का, वो 15% हो, और हमारी मईशत जो है वो 1 साल 2 साल तो हो सकती है, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म जो है तरक्की कर सके एक हाई ग्रोथ रेट पे, 7% के ग्रोथ रेट या उससे ज़्यादा के ऊपर।
लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि ये जो सरमायाकारी होनी है, इसके लिए सरमाया कहाँ से आएगा? उसके लिए नेशनल सेविंग्स की ज़रूरत होती है। अगर आप सरमायाकारी ज़्यादा कर देंगे सेविंग बढ़ाए बगैर, तो फिर आपको कैपिटल बाहर से, यानी सरमाया बाहर से लाके इसकी फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी और आप फिर वही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के अंदर चले जाएंगे। और यही होता है, ज़रा सी मईशत के अंदर बेहतरी होती है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़नी शुरू होती है, सेविंग्स रेट होते नहीं है और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बुनियादी बीमारियां हैं। और जो भी हुकूमत अगर कोई पॉलिसी लाना चाहती है, तो जब पॉलिसी हम अनाउंस करेंगे तो आपने इस मेयार के अगेंस्ट टेस्ट करना होगा कि क्या ये बुनियादी जो मसाइल हैं इनका हल होने की ज़रूरत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से जब 5 साल वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़त्म होंगे, तो मुझसे अगर आप पूछेंगे यार मीशत के अंदर क्या किया है, तो ये बुनियादी चीज़ें जो हैं उसके अंदर बेहतरी नज़र आई होगी, तो हम कहेंगे कि जो अगर बेहतरी है भी तो वो एक मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर है। और ये सब हम कर क्यों रहे हैं? ये सब बड़ी टेक्निकल किस्म की बातें लगती हैं, लेकिन ये चीज़ें होंगी तो फिर नौजवान को रोज़गार मिलेगा, ये चीज़ें होंगी तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी ताकि उनकी क़ुव्वत ख़रीद आ सके, ये चीज़ें होंगी तो पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्ज़ों के ऊपर ख़तरनाक हद तक दारोमदार हो गया है वो कम होगा। वो तमाम चीज़ें, यानी जो आप एक आम पाकिस्तान के शहरी की, एक आम इंसान की, एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, उसकी पूरी करने के लिए ये चीज़ें जो हैं बुनियाद बनती हैं। और जब तक आप इस बुनियाद को दुरुस्त नहीं करेंगे, आप आगे नहीं करने। इस को सामने रखते हुए हमने साथ साथ, जब ये ऑपरेशन चल रहा था कि सर्वाइवल के मोड के लिए फाइनेंसिंग भी लाई जाए, इमीडिएट एक्शंस भी लिए जाएँ कि डिमांड कम की जाए, तो हमने साथ साथ इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो हमारी बनी, उससे हमने मुशावरत के लिए हमने कमिटीज़ बनाई, सब कमिटीज़, और उनसे कहा कि आप अपने तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर मदद करें हमें। और उनसे मुशावरत के साथ हमने कुछ पॉलिसियाँ बनाई, वो पॉलिसियाँ बन गई थी। उस पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ हुआ है कल, जो हमने बिल पेश किया है, जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स का पैकेज पेश किया है, ये इसका आगाज़ है। ये अभी बहुत और काम करने की ज़रूरत है। हमने अपनी सनत को कम्पिटिटिव करना है, हमने अपनी ज़राअत को फ़ाल बनाना है। बहुत मुश्किल पैदा हो गई है पाकिस्तान के किसान के लिए। हमारी जो सनत है वो मुकाबला नहीं कर पा रही है। तो ये बुनियादी मकसद था। इसीलिए जितने भी आपने कल देखा होगा, वो तकरीबन तमाम जो मेजर्स हैं उनका मकसद जो है वो यही है कि किस तरीके से सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा सके, किस तरीके से हम अपनी सनत को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करें और उसको मुकाबले के लिए तैयार करें, किस तरीके से ज़राअत में जो इस वक्त कर्ज़ा नहीं कम मिलता है उसको बढ़ाया जाए, POU इंडेक्स बढ़ाया जाए, बैंक को इंसेंटिव दिया जाए कि कम उनकी आमदनी पर टैक्स लगे अगर वो ज़राअत को पैसा देते हैं और उससे आमदनी लेकर आते हैं। और इसी तरीके से जो सेस लगाया हुआ था, उस सेस को कम करके वो आज कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दे दी है कि किस तरीके से हम यूरिया की कीमत कम कर सकें। और सो इसलिए ज़राअत के लिए भी, सनत के लिए भी, तजारत के लिए, तजारत के ऊपर जो इस वक्त एक मेरे ख्याल में नाजायज़ बंदिशें लगी हुई थी, उसको भी हमने ख़त्म करने की कोशिश की है। तो ये एक बुनियादी जो रोड मैप आप समझ लें, या एक रास्ता है जिसको हमने अपनाया है और जिसकी कल जो है इब्तदा हुई है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे आगे स्पेस बनती जाएगी, हम इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे। और जैसे मैंने कहा, अभी और बहुत मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। दुनिया बहुत हमसे आगे निकल गई है। हमारे नौजवान जो हैं वो अपना जब मुस्तकबिल देखते हैं, तो इस वक्त उनको वो मौक़े नहीं मिल रहे जो उनके हम उम्र लोग जो बाकी दुनिया के अंदर रहते हैं, इस खित्ते के अंदर जो रहते हैं, वो ममालिक जिनसे पाकिस्तान बहुत बेहतर होता था, वो अब आगे निकलते जा रहे हैं। इसको इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए इस फ़र्क को ख़त्म करना है, सिर्फ ख़त्म नहीं करना, उनसे जीत कर दिखाना है। और इसमें मुझे कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तानी कौम को अगर एक इंसाफ की बुनियाद के ऊपर एक बराबरी की सतह मिले, तो दुनिया से मुकाबला भी कर सकती है और जीत भी सकती है। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। आपके कोई सवाल? मैं एक सेकंड में एक चीज़ पूछ लूँ, मैं सर एक चीज़ मैं पूछ लूँ, सवाल आप बताएंगे किसने पूछना है? वो शादियाल और जो कान माफिया है, उनको ज्यादा फवायद हुए हैं, और जो आम आदमी है जो जिसकी तवक्को की जा रही है, आप उनके इस पैकेज में उनको कैसे रिलीफ मिला? सर पहली बात तो ये कि जो शादी घर जो है
वो शादी घर की कीमत वो अपनी जेब से नहीं अदा करता, वो जो एक आम पाकिस्तानी जो अपने बच्चे की शादी के लिए, और आपको पता है इसी किस्म के बड़े खर्चे होते हैं, कोई बीमारी पड़ जाए ख़ानदान के अंदर, बच्चे की शादी करनी हो, हज पर जाना हो, यही बड़े बड़े खर्चे होते हैं, घर बनाना हो, छत लेनी हो, तो वो जेब से पाकिस्तान की आवाम से पैसा आता है, तो इसलिए हमने उसके ऊपर कम किया है। बाकी इस सारी चीज़ से आवाम को क्या फ़ायदा होगा? सरमायाकारी होगा, सनत चलेगी तो मज़दूर को नौकरी मिलेगी, रोज़गार मिलेगी, ज़राअत के अंदर बेहतरी आएगी तो किसान को खुशहाली मिलेगी। तो ये तो सारे का सारा पैकेज है ही पाकिस्तान के अवाम के लिए। एक तो ये बता दें, ये जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है मैंडेट, इसमें आपका रेवेन्यू इम्पैक्ट कितना है, पॉजिटिव और रिलीफ कितना है, थोड़ी सी बता दें जो आपने इसको कैलकुलेट किया है। सेकंड ये बता दें, आपने चाइना का जिक्र किया, अब तो मेरा ख्याल महीना हो गया चाइना से आए हुए, चाइना से किस किस्म की एग्रीमेंट हुए थे, उन पे कोई चीज़ अभी तक सामने आई नहीं है, कोई बात ट्रेड के हवाले से थे या कोई और चीज़ें थी, वो भी प्लीज़ बता दें, उसमें क्या है, क्या चीज़ और उसमें पेशरफ्त क्या है। सही, मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन जवाब देने से पहले ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम वापस दौरे से लैंड नहीं करते हैं तो ऐलान हो चुका होता है कि दौरा नाकाम हो गया। तो हम सऊदी अरेबिया गए, उन्होंने कहा दौरा नाकाम हो गया, सऊदी अरेबिया से पैसा आ गया। फिर उसके बाद हम अबू धाबी गए, यूएई से वापस आए, उन्होंने कहा जी दौरा नाकाम हो गया, वो यूएई की अनाउंसमेंट आ गई। उसके बाद चीन गए, उन्होंने कहा जी दौरा नाकाम हो गया। चले अभी 2-4 दिन और इंतज़ार कर लें। देखिए चीन के साथ दो मुख्तलिफ बातें हो रही थी, जैसे आपने कहा, एक जो है वो फाइनेंसिंग का एग्रीमेंट था जो हमारा ब्रीच हो चुका है, तमाम उसकी अब सिर्फ डिसबर्समेंट बाकी है, वो हो जाएगी बता देंगे, फिक्र नहीं, छुपाएंगे नहीं, जिस दिन हो जाएगी। और ये बिल्कुल चंद दिनों की बात रह गई है, ठीक है ना, चंद दिनों की बात रह गई है। वो उनकी देखिए हमारे जो क्या वजह, हम पहले से क्यों नहीं बताते, ये जो दूसरे जो जिस मुल्क के साथ हम ये कर रहे होते हैं, ये उनकी हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि जी जिस वक्त तक फाइनल ना हो जाए उस वक्त तक आप अनाउंस ना करें, इसलिए हम नहीं बताते। दूसरा उसका जो पहलू था वो तिजारत का पहलू था, और मैं रज़ाक दाऊद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस पर वो कुछ कमेंट कर दें। जो हमारा चाइना के साथ जो हमारी एग्रीमेंट हुई थी वहाँ बीजिंग में, वो अभी मुकम्मल हो गई है, और हम लोग डिटेल्स में जा रहे हैं कि कितना हमारा एक्सपोर्ट शुगर में होगा, कितना हमारे राइस में होगा, और टेक्सटाइल में कितना होगा। तो इंशाअल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि आइंदे एक हफ्ते में हमारे लोग वहाँ जाएंगे और वो हमारा सारा वो प्रोग्राम चल पड़ेगा। तो अच्छा, मैं उसका बता देता हूँ। दूसरा वो जो पहलू था, जो रेवेन्यू इम्पैक्ट है एफबीआर की कैलकुलेशन जो है वो इस 5 माह के अंदर, इस साल रवा साल जो है उसमें मनफी 6.8 अरब रुपए की कैलकुलेशन है उनकी, कि उनका रेवेन्यू लॉस है। मेरे ख्याल में इसमें से थोड़ा सा आपको, क्योंकि गाड़ियों की सेल्स बारा बढ़ेंगी तो उससे कुछ कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा नेगेटिव ही है। टैक्स जो है आज मैं क्या बोलूँ यार अपने दोस्तों को, एक बहुत बड़ा अखबार, मैं हमेशा नाम नहीं लेता आप लोग लेकिन समझ जाते हैं, एक बहुत बड़ा अखबार, उर्दू का अखबार, फ्रंट पेज पे खबर लगी हुई है 12 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। तो वो भी मैं ढूंढ रहा हूँ सुबह से, यार वो मैंने 12 अरब के कौन से टैक्स लगाए, मुझे पैसा तो दे दो। सिर्फ एक टैक्स में इजाफा किया गया, नया कोई टैक्स नहीं गया। मैं बिल्कुल भी मेहताब हैदर की तरफ इशारा नहीं कर रहा। तो सिर्फ 1800 सीसी बड़ी गाड़ियों के ऊपर टैक्स के अंदर ड्यूटी के ऊपर इजाफा किया गया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। लेकिन हमारी ये यकीन ज़रूर है कि हम जब मईशत के अंदर इससे सरमायाकारी बढ़ेगी, उससे सनत के अंदर बेहतरी आएगी, ज़राअत के अंदर बेहतरी आएगी, तो खुद ब खुद टैक्सों को भी बाद में इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। जी असदुल्लाह साहब, मैं इधर जी रिजवान साहब, असदुल्लाह साहब, आप वाहिद एक शख्सियत है जो इलेक्शन के फौरन बाद इमरान खान साहब ने जिनकी तरफ इशारा किया कि ये मेरे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, उसके अलावा किसी कैबिनेट को नहीं पता था कि रज़ाक दाऊद साहब ने एडवाइजर बनना है नहीं बनना है, या आपका पता था?
आप समझते हैं कि ये आपकी तैयारी उस हिसाब से नहीं थी, अगर जबकि आपको बता दिया गया था कि आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो ये तो तैयारी उस दिन से बल्कि उससे पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी। ये एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि आपने यूथ के हवाले जिक्र किया, तो आप ये यूथ को क्या खुशखबरी देना चाह रहे हैं कि मतलब कितना तो मजीद इंतजार करें, 6 महीने, 6, 5 साल, 2 साल, 3 साल, ताकि वो आपके उस पे जो है प्रोग्राम में आ सके। सर पहले आपके सवाल का तो जवाब ये है कि आपकी खबर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद मुझे इमरान खान ने बता दिया था। उन्होंने इलेक्शन से पहले ऐलान कर दिया था, उन्होंने इलेक्शन से पहले ऐलान कर दिया था। फिर भी क्या नहीं हुआ सर जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये कई दफ़ा मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। मरीज़ जो है जिस वक्त उसको हार्ट अटैक हो रहा हो ना और वो मरने वाला हो, तो उसको जिम्नेजियम में ले जाकर डंबल उठा के मसल नहीं बनाते, उसकी करते हैं आईसीयू में ले जाते हैं और सर्जरी करते हैं। मरीज़ हमें इन्होंने दिया सर्जरी के अंदर, तो पहला काम सर्जरी था। जो पहला फेज़ जब मुकम्मल हो गया, जब हमें संभाला आना शुरू हो गया, उसके बाद हम दूसरे फेज़ के ऊपर चले गए हैं। ये अगर आप देखें कि डायरेक्शन क्या होगी, आप हमारा इलेक्शन से पहले का मंशूर और इकोनॉमिक जो उसका हिस्सा था मंशूर का, वो ज़ाहिर मैंने ही ऑर्गेनाइज़ करवाया था, वो उसको उसके अंदर पढ़ लें। जो कल 23 जनवरी को हमने किया ये उससे मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन सीक्वेंस जो है रिफॉर्म का वो बड़ा ज़रूरी होता है। और वो जैसे मैंने कहा कि अब वो फेज़ आ गया है कि हम अगले फेज़ की तरफ चलें। जी जी, यूथ के लिए जी देखें, यूथ में अच्छी बात ये है कि मेरे जैसे बाबे जो है ना, वो तो उनके आगे ज़िंदगी थोड़ी सी रह जाती है, तो वो तो कहते हैं यार मुझे कल मेरा ठीक करो, परसों की किसने देखी है। यूथ जो है वो अपनी ज़िंदगी आगे देख रहा है, वो देख रहा है कि ये हुकूमत जो है और इमरान खान जो है क्या ऐसी बुनियाद डाल रही है, क्या ऐसी एक मईशत क़याम करने के लिए जा रही है कि जिसके अंदर मेरी ज़िंदगी जो है अगली जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो यूथ जो है उसको बिल्कुल एतमाद है, और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया था, हम आपके साथ ये अदाद शुमार भी शेयर करेंगे। इसी पार्लियामेंट्री टर्म के अंदर आपको इंशाअल्लाह ताला नज़र आएगा कि ये जो बुनियादी मैंने जो आपसे इंडिकेटर्स जिनकी निशानदेही की है, बात की है, वो आपको उनको वो तब्दीली नज़र आएगी, उसके अंदर वो सूरत हाल नज़र आएगी जो जिसका हम ख्वाब ही देखते रहे, अभी आज तक हो नहीं सका। सर आपने कितनी दफ़ा अनाउंसमेंट किया कि हम IMF के जा रहे हैं, नहीं जा रहे? एक तो ये बताएंगे कि आप IMF प्रोग्राम में कब जा रहे हैं, और ये जो गैर यकीनी की कैफियत है ये कब ख़त्म होगी, और नौजवानों को जो आपने कहा कि 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, वो नौकरियाँ कब तक एक्सपेक्टेड है? सर वो तो उसका जवाब वही है जो मंशूर के बाद था, 5 साल के अंदर 1 करोड़ नौकरियां जो हैं उनके पैदा करना है। अगर जिस सूरत हाल के अंदर वो छोड़ के गए थे मईशत, वो ना करते तो ज़रा जल्दी ही उसकी तरफ तेज़ी से तरक्की करना शुरू कर देते। अब जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा काम इंतज़ार करने की ज़रूरत है। दूसरा पहले वाला पहलू आपने क्या कहा आए में देखें, अब ये मुझे बताएं, ये गैर यकीनी सर देखें कुछ चीज़ें होती हैं जो मार्केट के अंदर नज़र आती हैं, ठीक है सर। पिछले 3 हफ्ते के अंदर कोई 3,500 पॉइंट जो है वो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स बढ़ गया है। आप एक्सचेंज मार्केट देखें तो उसमें इंटरबैंक मार्केट और कर्व रेट के अंदर कुल कोई 40 पैसे का फ़र्क है। तो ये गैर यकीनी जो है ये टीवी टॉक शो में तो बेतहाशा है, इसमें कोई शक नहीं है, और ड्राइंग रूम की गपशप में भी बहुत है, लेकिन ये ज़मीन पे इसकी क्या नुकसान जो है वो नज़र आ रहा है। वो सच्ची बात है कि मुझे अभी तक कोई ख़ास समझ में इसकी नहीं आई है। तीसरा जो एक और पर आया कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास 6 माह के आदाद शुमार आ गए हैं। अब जो प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट इंक्रीज़ हुआ है, वो ज़ाहिर है कारोबार जब वो करते हैं तो जब भी क्रेडिट लेते हैं वो पिछले 13 साल में सबसे ज़्यादा तेज़ी से उसके अंदर इजाफा हुआ है। तो और कब तक जाएंगे जी, बिल्कुल जैसे हमने कहा है उस दिन जाएंगे जिस वक्त एक प्रोग्राम ऐसा होगा जो हमारे ख्याल के अंदर पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बेहतर प्रोग्राम है। हमारी उनके साथ बातचीत जो है वो रेगुलर बुनियाद के ऊपर होती है। कल भी मेरी दोबारा उनके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल है, और हमारा और उनका जो फ़र्क था वो पहले से कम भी हुआ है। अब इसमें कितनी देर लगेगी इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के लिए, वो उसको मैं कयासराई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि उसकी वजह से कोई पैनिक नहीं है। मार्केट स्टेबल हैं, फाइनेंसिंग अवेलेबल हो चुकी है। एक आखिरी अदाद शुमार मैंने डोमेस्टिक तो बता दिए,
आलमी मार्केट के अंदर एक चीज़ है जिसको क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप रेट्स बोलते हैं। वो बेसिकली कितना एक मुल्क जो है रिस्क है उसका और उसके डेट का कितना, कर्जे का कितना रिस्क है, उसको मेजर करता है, मार्केट के अंदर ट्रेड होता है। आप क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप रेट देखें तो पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं, यानी आलमी मंडी के, आलमी मार्केट्स के लिहाज में ये ख़तरा कम हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला फिक्र। Thank you, Minister. My name is Salman Hashmi from Forensic Eye. I've got a question to ask, please, that you're doing a very well planning in regards to finance. The problem lies here, the rich is getting richer as Dawood family is there and they're making a bucks from the dollar. Dollar is going down, down, down. You're not going to IMF and you're going to another block, getting the money on 8% and 9%. The money is not free. Whereas IFC, World Bank, IMF giving you finance on 0%. You're not taking on that. So could you please explain to the society, the young people, they live in Pakistan now, on ground reality is this, that Pakistan industry is on the collapse. And with the China, we cannot compete straight away. The Dawood family and all these industries has to be closed down one day or another day. It is happening in New York, it is happening in England, all the high streets are low. So now we have to be clear now, you have to explain that the tax philosophy, the tax man is already lost the game. So where are we going to run the house now? The Pakistan is in a very bad situation, but we believe on PTI and hope you're going to do something well. Thank you. So before I answer that question, नहीं उनके पास माइक रहने दें, माइक उन्हीं के पास रहने. Before I answer that question, can you please enlighten me and the rest of Pakistan who is hearing you? What is the source of your information that we are borrowing money at 9% and that IFC is giving us loans at 0% and we are not taking us? Just if you can tell me the source. Because I'm a forensic accountant and I traveled around the world, I met IMF guys, I met IFC Bank, and they have told me indirectly that the Pakistan is not coming to America. And they, I think they अब मुझे सवाल समझ में आ गया, अब समझ में आ गया सवाल. Got it, sir? अब मैं सवाल समझ में आ गया. ये सवाल है कि घुटने क्यों नहीं टेक रहे? नहीं टेकेंगे और ना टेकने की कोई जरूरत है. ठीक है जी. जिसने भी आपको कहा है कि IFC 0% के ऊपर कर्जे देता है, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है. ठीक है जी. मैं IFC के साथ जनाब 25 साल से ज्यादा काम करता रहा हूं. मेरी कंपनी के बोर्ड के ऊपर IFC का मेंबर होता था. यह आपको किसने कह दिया? कोई बहुत ही बड़ा अहमक है जिसने आपको यह बताया कि IFC मुफ्त में कर्जे देता है. बिल्कुल ऐसा नहीं होता. दूसरी, हमने जो पैसा लिया है चाइना से, जो हमने पैसा लिया है सऊदी अरेबिया से, जो हम पैसा लेने जा रहे हैं UAE से, इनमें से कोई कर्जा भी उसके कहीं आधा भी नहीं है रेट जिसकी आप बात कर रहे हैं इस वक्त. तो किसी ने बिल्कुल गलत आपको बताई है और कहानियों मुझे समझ में आ गई कहां से आई है. जैसे मैंने कहा कि ये वो वाले क्राउड है जो ये कहानियां फैला रहा है कि ये जी हुजूर क्यों नहीं करते और घुटने क्यों नहीं टेकते. नहीं टेकेंगे. 21 करोड़ का मुल्क है, आज़ाद मनश इंसानों का मुल्क है, गैरतमंद मुल्क है. अपनी आज़ाद फैसले करेंगे और किसी एक की डिक्टेशन नहीं लेंगे. सर मेरा नाम मेहताब है जी, मैं दिल्ली से. बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे ज़्यादा मशहूर कर दिया. वैसे वो स्टोरी मेरी नहीं है. अच्छा, दूसरा मैंने इसीलिए कहा था कि आपकी नहीं है. आप तो अंग्रेजी अखबार में लिखते हैं. आपने जो प्रिस्क्रिप्शन की है, नो डाउट कि वो प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपसे सवाल ये है सर, ये जो आपने अभी इक़दाम किए हैं उसके नतीजे में करंट अकाउंट डेफिसिट और बजट डेफिसिट कितना कम हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान? चूंकि खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि 3 से 5 माह के बाद एक नया बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस शायद अराउंड द कॉर्नर है. तो इस वजह से जो है वो मैं समझता हूँ कि क्या आपकी डायरेक्शन वही है जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन है? जी. अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है मेहताब. और बिल्कुल जी, अगर कोई गलत समझा था पहले, ये बिल्कुल मेहताब की खबर नहीं थी जिसका मैं इशारा कर रहा था. देखें, जो ट्रेड डेफिसिट है ना मेहताब, उसके 2 हिस्से हैं. एक वो हिस्सा है जो कि इंपोर्ट्स आप कंट्रोल करना चाहते हैं. इंपोर्ट्स कंट्रोल करने के लिए आपको पता है कि पहले क्या इकदाम लिए जा चुके हैं, हुकूमत ने भी लिए हैं, सेंट्रल बैंक ने भी लिए हैं, और उसकी वजह से इंपोर्ट्स के अंदर हमें स्लो डाउन अब नज़र आना शुरू हो गया है. लेकिन दूसरा हिस्सा उसका है कि आपकी मांग जो है, अगर डोमेस्टिक कैपेसिटी, मुल्क के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो आपको बाहर से चीज़ें कम मंगानी पड़ेंगी.
कल के जो इकदाम थे वो ये दूसरे पहलू से डील करने के लिए कि डोमेस्टिक सप्लाई एक्सपेंशन। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर ज़ुबैर खान जो हैं ये उनके साथ मैं बात कर रहा था, तो ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान है, तो जब उन्होंने वो अपनी मुझे तजवीज़ दे रहे थे, जब उन्होंने तजवीज़ दी तो उन्होंने ये कहा कि डिमांड कंप्रेशन एंड डोमेस्टिक सप्लाई एक्सपेंशन। मैंने कहा जी जो हम फ़लसफ़ा जिसको फॉलो करना चाह रहे थे और अभी तक कर रहे थे आपने बहुत खूबसूरत तरीके से, तो ये उनके अल्फाज है। सो ये डोमेस्टिक सप्लाई एक्सपेंशन वाला हिस्सा था। इससे 5 महीने के अंदर कोई रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाएंगे? नहीं आएंगे। इसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट में भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़े। जैसे मैंने कहा ये वो फैसले हैं, ये वो इकदाम हैं जिनका मीडियम टर्म के अंदर असर पड़ेगा। वो आज करेंगे तो फिर हमें इसकी बेहतरी नजर आनी शुरू होगी। देखिए बजट डेफिसिट के ऊपर जो इकदाम हैं, ये तो मैंने जैसे कहा कि ये मोर और लेस रेवेन्यू न्यूट्रल है, ज़रा सा शायद नेगेटिव ही हो बट मोर और लेस रेवेन्यू न्यूट्रल है ये इकदाम जो हैं। जो GIDC की हम सेटलमेंट का आज हमने अप्रूवल ले लिया है, वो अगर सेटलमेंट हो जाती है, पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी की ज़रूरत है, ज़रा दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा। अगर वो हो जाती है तो मेरे ख्याल में उससे आपको बहुत बड़ा एक रेवेन्यू पॉजिटिव इन्फ्लक्स मिलेगा और जो हमारी अभी शॉर्टफॉल चल रही है उसको क्लोज करने में बहुत फ़ायदा होगा। सर दो चीज़ें, एक तो आपने जो GIDC की बात की और फिर बेसिकली फैसला क्या है कि जी आप उनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, रिकवरी की बात कर रहे हैं, मतलब क्या आज का जो फैसला है वो भी बताइए क्योंकि आज कैबिनेट ने फैसला लिया जी उसकी नंबर 2 ये जो 170 बिलियन का पहले 5 या 6 महीने में जो गैप आया हुआ रेवेन्यू में, आपके ख्याल में ये कवर हो जाएगा उससे? और जो ये पाकिस्तान बनाओ बॉन्ड के लिए आपने जो आज सर्टिफिकेट, अच्छा यार बहुत सारे सवाल पूछ लिए आपने और बुढ़ापे में याद ही नहीं रहते यार आप एक। अच्छा जी, पहले सादा जवाब बिल्कुल जो है, क्या रेवेन्यू का जो शॉर्टफॉल है हम जो हमने सितंबर के अंदर रेवेन्यू एस्टिमेट दिया था वो साल ख़त्म होने तक पूरा कर देंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। और उसके अंदर जो इक़दाम हम कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं और कुछ अभी हम उसके बाद लेने। कोई नया टैक्स नहीं लगाने वाला, ये मैं वाज़ेह कर दूं, बगैर कोई नया टैक्स लगाए हुए हम कुछ इक़दाम कर रहे हैं जिसकी वजह से इंशाल्लाह ताला हमें रेवेन्यू मेजर्स जो हैं, रेवेन्यू को शॉर्टफॉल नहीं होगा। एक तो ये सवाल का जवाब हो गया। दूसरा आपने जो पूछा GIDC का, GIDC के अंदर हम करने ये जा रहे हैं कि हम कानून में तरमीम ये करना चाहते हैं कि रेट्स GIDC के हम आगे सेक्टर्स में कम करने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ उस कंपनी को मिलेगा जो पुरानी जो ड्यूज़ हैं वो सेटल करेगा अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ बीइंग प्रपोज नाउ। जिस तरीके से CNG के साथ एक दफ़ा पहले किया गया था, इसी तरीके से हम तमाम सेक्टर्स को ये ऑफ़र कर रहे हैं। और वो सेक्टर नहीं है, वो इंडिविजुअल कंपनी का फैसला होगा। तो जो कंपनी वो सेटलमेंट कर लेगी वो बेसिकली पुराने जो ड्यूज़ हैं उसका 50% जो है, जो डिस्प्यूटेड हैं, कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, उन पर भी तलवार लटक रही है, अपनी हुकूमत को भी पैसा नहीं मिल रहा, तो उसको सेटल करने के लिए जो पुराने जो लाइबिलिटी एक्रू हो चुकी है, जब उसके अंदर 50% उस अमाउंट का अगर दे देंगे वो और सेटल कर लेंगे तो फिर आगे के लिए भी रेट उनके लिए कम कर दिया जाएगा। ये बुनियादी तौर पर फैसला हुआ है। इसमें थोड़ी सी ये भी है कि जिसके गवर्नमेंट के पास सेल्स टैक्स रिफंड या DLTL रिफंड्स वगैरह फंसे हुए हैं, तो नॉन कैश सेटलमेंट अगर कोई करना चाहता है कि ठीक है जी मैं GIDC में ये आपके बनता था, आपने मेरा ये DLTL सेल्स टैक्स के अंदर देना था, उसको मैं नेट ऑफ करना चाहता हूँ, तो वो ऑप्शन भी हम उनको देंगे। आखिरी पहलू जो है जो इस फैसले के अंदर काबीना ने जो आज किया है उसमें यह है कि जो फर्टिलाइज़र के ऊपर GIDC की कमी की जाएगी वो सिर्फ उस वक्त पे की जाएगी जब फर्टिलाइज़र कंपनीज उस कमी को मुकम्मल तौर पर किसान तक आगे पहुंचाने के लिए तैयार होंगे। और जैसे मैंने कल बताया था कि उसका जो हमारा एस्टिमेट है वो तकरीबन 200 रुपये बोरी यूरिया की कीमत में कमी है।